फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि जो अगली होली हो वो आपकी खुद की सैलरी से हो और अपने पैसों से, अपनी सैलरी से आप सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदें और अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें। ठीक है ना। देखो, हमें क्या होता है, हमारे सभी लगभग घर में होते हैं जो भी हमारे बड़े या जो भी होते हैं ना, तो सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपनी कमाई की बात ही कुछ और होती है। ठीक है ना। कभी हम भी इस काबिल बने कि हम भी दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो ऊपर वाले से मेरी मतलब ऐसी प्रेयर रहेगी कि आप लोगों को जल्द सफलता मिले और आप भी इस काबिल बने। उसके बाद आज हम आपको बता देते हैं, आज हमारे जो प्रश्न हैं डिज़ाइन से प्रश्न है। डिज़ाइन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और कुछ क्वेश्चन हमने प्रकाश से उठाए हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था जो लेसन है उससे उठाए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन पूरा आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे उठा लिए हैं। ठीक है, तो आपके धीरे धीरे हमने मैनेजमेंट की, जब भी आप अगर प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारी वहाँ पर प्लेलिस्ट में ऐसे मतलब टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं, तो हम आपको मतलब ये करा रहे हैं। और ये 76 से इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको 75 क्वेश्चन कराए थे, तो उसी क्रम में इसको मतलब क्या होगा, हमारा मतलब ये सीरीज चल रही है, तो इस का नंबर मैंने 76 इसलिए रखा है क्योंकि 75 तक हमने क्वेश्चन अभी जल्द में सॉल्व किए थे, और आगे जब पेपर करीब होगा, तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बुक से हैं, तो हम लोग इकट्ठे क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना। इस वजह से हम क्रम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने बनाते चल रहे हैं कि लास्ट में एक बार हम और जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आज हमने 76 नंबर डाला है, हालांकि उस क्लास को कुछ टाइम हो चुका है। ठीक है, 75 तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो हालांकि प्ले लिस्ट में आपको जाएंगे वो सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास में क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। रेखाओं, आकार, आकृति, रिक्त स्थान, रंग एवं बनावट को व्यवस्थित, सुंदर एवं कलात्मक रूप प्रदान करना ही डिज़ाइन कहलाता है। और ये परिभाषा आपको बतानी है किसकी है, और ये परिभाषा आपकी पूछी गई भी परिभाषा है, लेकिन ये बुक से उठाई है। ठीक है, मतलब PYQ एक भी नहीं उठाया है, उठाए सारे बुक से ही है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो रेखाओं, आकार, आकृति, रिक्त स्थान, रंग एवं बनावट, ये सब क्या है, आपको क्या दिख रहे हैं, ये तत्व है, सिद्धांत है। तो हम कहेंगे ये लगभग चीज़ें सभी तत्व हैं। ठीक है, कला के तत्वों की बात हो रही है, और इन सब चीज़ों को हम मिलाकर व्यवस्थित संतुलन करके हम जो सुंदर एवं कलात्मक रूप प्रदान करते हैं उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। और ये जो परिभाषा क्या क्रेग एवं रस्की है, रटकी है, स्टेला सुंदर राज की है, या फिर निम्न में से किसी की नहीं है। तो यहाँ पर ये परिभाषा जो है सी ऑप्शन स्टेला सुंदर राज की है। ठीक है ना, तो ये स्टेला सुंदर राज की परिभाषा। अच्छा, डिज़ाइन जो है बेसिकली पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो बहुत इजी है ये अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है डिज़ाइन। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में अगर पूछा जाए, अंग्रेजी भाषा का शब्द डिज़ाइन हो गया, तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको नमूना कहते हैं, आप सभी जानते हो। ओके, तो आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन है यहाँ पर 77। डिज़ाइन प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है? क्या 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, या फिर 5 प्रकार की होती है? ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल गई कि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो कला के तत्वों का हम मुख्य रूप से इनमें प्रयोग करते हैं, लेकिन डिज़ाइन प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती है, तो अगर वो पूछा जाए तो हम कहेंगे ना तो यहाँ पर 5 प्रकार की होती है, ना 4, ना 3, ना मतलब आंसर होगा 2 प्रकार की। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो आपकी वही रचनात्मक, जिसको हम कहते हैं, रचनात्मक को हम संरचनात्मक भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है सजावटी डिज़ाइन। ठीक है, तो पहली आपकी क्या हो गई, रचनात्मक डिज़ाइन हो गई, और दूसरी आपकी क्या हो गई, सजावटी डिज़ाइन हो गई। ठीक है, तो ये 2 तरीके की आपकी प्रमुख डिज़ाइनें मानी जाती हैं। रचनात्मक की मतलब हम ये कहें जैसे हमने कोई सूट पहन रखा है। ठीक है, नॉर्मल जो एक आप उसको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जो सामने से, वो क्या एक उसकी रचना है, लेकिन उसके ऊपर जो भी बूटियाँ बनी हैं, जो भी कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी है, वो क्या है, वो सजावटी डिज़ाइन हो गई। ठीक है,
है। एक सादा सा कोई कपड़ा है आपका सूट का सिला हुआ, उस पर कोई कढ़ाई बुनाई नहीं, उसे हम कहेंगे रचनात्मक डिजाइन। बस वो आपकी फिटिंग का बना हुआ एक सिला हुआ सीधा कपड़ा है, ठीक है। लेकिन उस पर आप कढ़ाई बुनाई कुछ भी कर दोगे, कढ़ाई या कुछ भी कर दोगे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो लेस वगैरह लगा दोगे तो वो सजावटी हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य डिजाइन यही होती हैं, लेकिन कुछ डिजाइनें और भी होती हैं जो हम जिसकी चर्चा करेंगे अभी। ओके अभी क्वेश्चन में हम चर्चा उनकी कर लेंगे। क्वेश्चन है 78, विभिन्न रेखाओं के मदद से जब डिज़ाइन बनाया जाता है तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक डिज़ाइन कहलाता है, ज्यामितीय डिज़ाइन कहलाता है, सजावटी सौंदर्यात्मक डिज़ाइन कहलाता है, या उपर्युक्त सभी? अभी हमने आपको बताया डिज़ाइन जो होती है दो प्रकार की होती है, लेकिन वो दो मुख्य डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? जो हमने संरचनात्मक या रचनात्मक डिज़ाइन कही थी, और दूसरी हमने सजावटी। ये दो मुख्य डिज़ाइन है, लेकिन कुछ डिजाइन और भी होती है। एक होती है प्राकृतिक होती है, एक ज्यामितीय होती है, पर ये मुख्य में नहीं आती, मुख्य में दो ही आती। प्रकार आपसे पूछे जाए तो आप दो ही बताओगे, लेकिन ये भी डिजाइन के प्रकार ही हैं, इनको आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्राकृतिक डिजाइन हो गई, ज्यामितीय डिजाइन हो गई, सजावटी की तो बात हो ही चुकी है, सजावटी मतलब और रचनात्मक ये तो दो होती ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होती है, एक होती है सूक्ष्म डिजाइन, ठीक है, एक होती है सूक्ष्म डिजाइन, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब हम प्रश्न को ढंग से पकड़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न रेखाओं की मदद से जब डिज़ाइन बनाया जाता है तो क्या प्राकृतिक डिज़ाइन होती है, या ज्यामितीय होती है, या सजावटी या सौंदर्यात्मक होती है? तो यहाँ पर ये ज्यामितीय डिज़ाइन होती है। जब भी हम रेखाओं को जोड़ जोड़ कर, ठीक है ना, रेखाओं को जैसे हमने इस तरीके से ये शेप दे दिया, डायमंड शेप कह दो, या फिर चिड़िया की आँख के समान कह दो, डॉबी पे होती है ना ज्यामितीय, आपने पढ़ा होगा डॉबी करके पे कैसी होती, ज्यामितीय आकार की डिजाइन बनती है। ओके, और आपके पंजाब की फुलकारी आपने पढ़ा होगा, ज्यामितीय डिजाइन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेखाओं उसके माध्यम से बनता है। तो यहाँ पर रेखाओं की बात हो रही है ना, रेखाओं की मदद से डिज़ाइन बनाया जाता है, तो इसको हम ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, जो प्राकृतिक होता है ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन है, फूल है, पहाड़ियाँ हैं, जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपको प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है, कलाकार उसी को बनाने की कोशिश यहाँ पर करेगा, बस इतना सा है इसमें, ठीक है। आगे हम चर्चा सारी डिज़ाइन की करेंगे, बने रहिए क्लास में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से वह डिज़ाइन का प्रकार जिसे बनाने के लिए कलाकार किसी प्रकार के विचार विमर्श से बंधा नहीं होता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एक ऐसी कला आपको बतानी है, एक ऐसी डिजाइन बतानी है जिसमें जो कलाकार है, ठीक है, वो किसी विचार विमर्श में बंधा हुआ नहीं है कि नहीं आपको यही बनाना है, आपका मन है, आप जैसा चाहो वैसा डिजाइन बना सकते हो। और आजकल आप जानते हो ऐसी डिजाइनों का बहुत प्रयोग किया जाता है कि हमारा जो भी मन है हम वो बना देते हैं। लोगों का जो भी थॉट होता है वो अपने हिसाब से लगाते रहते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हर व्यक्ति को उसका अलग ही अर्थ दिखता है ना, ऐसा होता है। तो क्या सूक्ष्म डिजाइन है, बारीक डिजाइन है, रचनात्मक डिजाइन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बारीक डिजाइन कोई होती नहीं। रचनात्मक डिजाइन वो डिजाइन होती है जिस पर सजावटी डिजाइन को किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म डिजाइन का उदाहरण, ठीक है। सूक्ष्म डिजाइन जो होती है, इस डिजाइन में क्या होता है, जो निर्माणकर्ता होता है जो कलाकार होता है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक है, वो स्वतंत्र होता है, वो जैसा चाहे वैसा अपनी मर्जी से डिजाइन बना सकता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान अच्छे से कुछ शब्दों को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, डिज़ाइन का कोई अर्थ अभिप्राय नहीं होता कि कोई आपको ये नहीं इसी अर्थ पर बनाना है या उसका कोई अभिप्राय है। ये शब्दों को बहुत ध्यान रखिएगा सूक्ष्म डिजाइन में, ठीक है। इस जो सूक्ष्म डिजाइन होती है इसमें कोई अर्थ से मतलब नहीं होता आपको, ना कोई अभिप्राय, उसका कोई भी मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आपका मन है आप वो बनाओ, ठीक है, विचार विमर्श नहीं करना होता। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है 80, विभिन्न रेखाओं, आकारों, आकृतियों, रंगों एवं बनावटों का प्रयोग कर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं कहलाते हैं रचनात्मक डिज़ाइन, ठीक है, सूक्ष्म डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन, उपर्युक्त सभी। तो रेखाओं का प्रयोग करके हम ज्यामितीय बनाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म डिजाइन में आप स्वतंत्र हो, आपका जो मन है आप सो बना सकते हो, किसी निर्देश में नहीं बंधे हो, किसी विचार विमर्श में नहीं बंधे हो, ठीक है। कोई अर्थ अनर्थ से आपको मतलब नहीं, आपके जो मन में आया आपने बना दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये होगा रचनात्मक डिजाइन। क्यों होगा रचनात्मक? रचनात्मक डिजाइन ही जो होती है आपकी,
ठीक है ना, उस पर सजावटी डिजाइन की जाती है, आपको पता है। तो रचनात्मक में हम क्या ध्यान रखते हैं, खाली रेखाओं का, आकारों का, आकृतियों का, ठीक है, रंग एवं बनावट का। मतलब हमने कोई सूट खरीदा, उसमें हमने क्या करा, रंग देख लिया, ठीक है, उसकी बनावट देख ली, अपनी आकृति देख ली, हमारी आकृति में वो हमारे आकारों में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, सही रेखा में उसका सूट की बनावट है या नहीं है, ये सब हमने देख लिया और हमने कुछ नहीं देखा, ठीक है। कपड़ा ले लिया, उसके बाद उस पर मन है तो हम सजावटी डिजाइन बना रहे हैं, हमारा मन है हम उस पर सूक्ष्म डिजाइन, अपना जो मन है सो बना दें, हमारा मन है हम ज्यामिति डिजाइन बना दें, रेखाएं खींच खींच कर डिजाइन बना दें, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर होगा ए ऑप्शन, रचनात्मक डिजाइन, ठीक है। पढ़ें आगे। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 81, सजावटी डिजाइन, बोर मत होना, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। सजावटी डिजाइन का आधार तत्व क्या होता है? संरचनात्मक डिजाइन होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। रचनात्मक डिजाइन होता है। ए और बी दोनों सही हैं या निम्न में से कोई नहीं। और आपको पता है ज्यामितीय वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना तो आपको पढ़ा होगा तो पता ही होगा। तो सजावटी डिजाइन का आधार तत्व क्या होता है? सजावटी की बात हो रही तो संरचनात्मक डिजाइन भी होता है, संरचनात्मक डिजाइन को ही रचनात्मक डिजाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल, इंग्लिश में इसको हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल। इतनी ज़्यादा थकान में हूँ कि थोड़ा शब्द भी सही से नहीं निकल रहा है। बस मैं सोच रही हूँ कि कल तो क्लास आपको मिली नहीं, तो आज क्लास आपको मिल जाए हर हाल में, क्योंकि तो होली के त्यौहार में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि प्रॉपर क्लास आपको दे पाऊँ, ठीक है। बस अब ये 1-2 दिन की चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद आपकी क्लास अच्छे से चलेंगी। तो एक बार सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें आप अपने मित्रों को, और अगर आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, आंसर आपका क्या हो गया, आधार तत्व तो क्या होता है सजावटी डिजाइन का, तो दोनों ही होते, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। बढ़े आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 82, गृह सज्जा में प्रयोग होने वाली मुख्य डिजाइन है रचनात्मक व सजावटी डिजाइन, सूक्ष्म व ज्यामितीय डिजाइन, रचनात्मक और सौंदर्यात्मक डिजाइन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो गृह सज्जा में उपयोग होने वाली मुख्य डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो क्या अभी हमने क्या बताया था आपको, रचनात्मक और सजावटी डिजाइन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रचनात्मक जिसे संरचनात्मक कहते हैं और सजावटी, मतलब हर तरीके से मैं क्वेश्चन बना दिया है, अब आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से वह डिजाइन जो उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण परंतु सुंदरता की दृष्टि से गौण होती है, क्या रचनात्मक डिजाइन होगी, सजावटी डिजाइन, सौंदर्यात्मक डिजाइन, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से वह डिजाइन आपको बतानी है जो उपयोगिता की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है परंतु सुंदरता की दृष्टि से वो गौण है, इतना ज़्यादा सुंदरता में उसका महत्व नहीं है। तो हम आप समझ ही गए होंगे, देखो सजावटी में सुंदरता का ध्यान रखा जाएगा, सौंदर्यात्मक का तो नाम ही सौंदर्य से जुड़ा हुआ, तो इसमें भी ध्यान रखोगे। कौन सी रचनात्मक डिजाइन में हम क्या देखते हैं, हम अपना आकार देखते हैं, अपनी रेखा देखते हैं, हमारी बॉडी के हिसाब से है नहीं है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सूट का या अपनी बॉडी के कपड़े का उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे ही ये चीज़ हर जगह पर लागू होगी, कपड़े से संबंधित खास तौर से, या मतलब सजावट से संबंधित खास जो भी संरचना या जो भी सजावट होती है उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप घर को भी सजा रहे हो तो भी एक नॉर्मल सा कमरा हो सकता है, ठीक है, उसे हम जैसे कोई कमरा है, आपका रूम है, उसमें आप समझो कुछ भी नहीं है, बस आपका एक ईंटों से बनी हुई दीवार है चारों तरफ और एक गेट है, बस वो आप उसको रूम कहते हो, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी है जो आपको देखकर कुछ ये लगे कि ये सजावट के लिए लगा, तो वो क्या, वो उस कमरे की रचना है, ठीक है, वो रचनात्मक डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। जब आप उसमें सुंदर सुंदर पॉट्स लाकर या पेड़ पौधे भी लगा दोगे तो उसको भी हम सजावट में इंक्लूड कर सकते हैं, प्राकृतिक सजावट हो जाएगी, ठीक है। और भी सीनरी वगैरह ला के लगा दें और अच्छे से सजा दें तो वो हमारी सजावटी डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हम अभी कपड़ों का उदाहरण यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्योंकि वो हम सभी यूज़ करते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 84, ध्यान से पढ़िएगा, वे डिज़ाइन जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वह खुले स्थान में बनाए गए हों अथवा कागज पर बनाए गए हों, रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? देखो, प्रकाश व्यवस्था में कुछ ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो शायद ही आपने अभी तक सॉल्व किए होंगे, इसलिए वीडियो को कुछ भी सोचकर छोड़कर जाएंगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। बहुत बारीकी वाले प्रश्न लाई हूँ और जिनकी जो क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में और आपने याद नहीं किया तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे और क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस का
टॉपिक है, ठीक है। प्रकाश व्यवस्था हमारे सिलेबस में आता है टीजीटी पीजीटी के, तो प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इतनी थकान में इतना समय नहीं था तब भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, होली वाले त्यौहार में दे सकते हैं, तो आप भी पढ़ लो तो आपका भला ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये परिभाषा क्रेग वारस की है, गोल्डस्टीन की है, स्टेला सुंदरराज की है, या फिर रट महोदय की है? तो ये परिभाषा किसकी थी? ये परिभाषा थी गोल्डस्टीन की, ठीक है। ये गोल्डस्टीन की परिभाषा है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। इन्होंने कहा था वे डिज़ाइन जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वह खुले स्थान में बनाए गए हों अथवा कागज पर बनाए गए हों, वही तो चीज़ हो गई। हमने क्या बताया, डिज़ाइन आपके मतलब कमरे की, घर की भी हो सकती है, आपके कपड़ों की भी हो सकती है, आपके खुले स्थान में भी हो सकती है, आप पेंसिल लेकर एक मतलब कागज़ पर भी बना सकते हो, ठीक है। आपने सादा से कोई डिज़ाइन बना दी, वो सादा हो गई, अब आपने डिजाइन बना दी तो वो सजावटी हो गई, ये सजावटी हो गई। तो समझने के लिए चीज़ें हैं ये सारी। तो ये डेफिनेशन क्या है, गोल्डस्टीन की है, डिजाइन से संबंधित डेफिनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 85, उपयोगिता की दृष्टि से इस डिजाइन का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो जो डेफिनेशन होती हैं उनको आपको याद करना पड़ता है, तो इनमें 2-3 शब्द ऐसे पकड़ लो कि क्वेश्चन जो है आपका गलत ना जाए। 2 डेफिनेशन मैंने डिजाइन से कराई है और पूछी गई, तो इन्हीं दोनों में से एक पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 85, उपयोगिता की दृष्टि से इस डिजाइन का महत्वपूर्ण स्थान है। रचनात्मक डिजाइन, सजावटी डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन। तो उपयोगिता की दृष्टि से अगर डिजाइन की बात होगी तो उपयोगी क्या है, रचनात्मक डिजाइन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें भाई कपड़ा तो चाहिए शरीर ढकने के लिए, उसमें सजावट हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन भाई कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हमारा शरीर ढका रहे। तो रचनात्मक डिजाइन क्या है, उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमारा जो काम हमें कर रहे हैं, हम कोई भी कपड़ा ऐसा पहन लें जिसके बाद हम हिल ही ना पाएँ, ठीक है, तो हमारा काम कौन करेगा घर का। तो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। तो उपयोगिता की दृष्टि से कपड़ा जो है महत्वपूर्ण है। गर्मी के लिए लिया है तो गर्मी के हिसाब से होना चाहिए, ठंडों के लिए लिया है तो ठंड के हिसाब से होना चाहिए। तो उपयोगी जरूर होनी चाहिए। रचनात्मक डिजाइन उपयोगी होती है, ठीक है, और जो सजावटी होती है वो सुंदर दिखती है, आंखों को लुभावती है। क्वेश्चन है 86, रचनात्मक डिजाइन बनाने के कितने आधार तत्व हैं, ये आपको बताना है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो रचनात्मक डिजाइन के आपके 4 आधार तत्व होते हैं, ये है सी ऑप्शन, 4 आधार तत्व होते हैं। अगर हम देखते हैं प्रश्न, अगर हमने हाँ प्रश्न डाला है, ठीक है। अब बताओ इनमें से रचनात्मक डिजाइन की जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए। क्या डिज़ाइन सादा व सरल होनी चाहिए, या बी है जो डिज़ाइन है आपकी उद्देश्यपूर्ण तथा रचना में उचित अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर सी है उपयोगी व सुंदर होनी चाहिए, या डी है उपर्युक्त। सभी सही होगा। तो अभी हमने आपसे बात की थी, क्या बात की थी किसकी, कला के आधार तत्वों की बात की थी ना। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेती हूँ, थोड़ा थकान में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। हाँ, रचनात्मक डिजाइन के कितने, हाँ आधार तत्व, सही बोल रही थी, तत्वों की ही बात की। तो हमने जो 4 तत्व भी बात की थी तो वो तत्व थे, लेकिन जो और ये प्रश्न किससे है, ये विशेषताओं से संबंधित है। एक बार ये देख लो, ठीक है, ये विशेषता से संबंधित है, लेकिन विशेषता में और इनके तत्वों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस विशेषताएँ ज़्यादा दी हैं। आधार तत्व इन्होंने मात्र 4 माने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा था डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सादा सरल होनी चाहिए, तो ये भी तत्व है, सादा और सरल होनी चाहिए डिजाइन, ठीक है। अभी ध्यान से पढ़ना, मैं समझाना चाह रही हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ पर याद हो जाए, ओके। तो और दूसरा क्या होता है, डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, आपका समय नहीं ले रही हूँ। डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सादा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ओके, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। एक हो गया, 2 4 होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसका होता है डिजाइन जो होती है, बनावट जो होती है उसकी उचित अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है, उचित अनुपात में होनी चाहिए। जो बनावट है डिजाइन की वो उचित अनुपात में होनी चाहिए। और एक बचा आपका जो चौथा होता है वो ये होता है, जैसे कि अगर जो भी डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, धातु की बना रहे हो या अधातु की बना रही हो, तो जो भी डिजाइन बना रहे हो तो उस वस्तु के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी चीज़ की आप डिजाइन किसी की भी बना रहे हो तो वो उस हिसाब से उपयुक्त होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मतलब उपयोग सादा, सरल, सुंदर, उद्देश्यपूर्ण, उचित अनुपात में और उपयोगी होनी चाहिए डिजाइन। ये 4 क्या हैं, आपके आधार तत्व हैं। लेकिन विशेषताएं भी सेम है, लेकिन विशेषताएं और भी हैं इसके अलावा। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या है, वहाँ पर 4 तत्व थे, ध्यान रखना लगभग बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं। डिजाइन सादा व सरल होनी चाहिए, ये भी सही, ये हमने अब क्या बताया अभी, तत्व भी है और यही विशेषता भी है। उद्देश्यपूर्ण व रचना में उचित अनुपात में होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयोगी एवं सुंदर होनी चाहिए, ये भी हमने बताया। लेकिन इसके अभी 1-2 तत्व और बचे हैं, जैसे कि पूछा जाए तो डिजाइन सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए, ये भी विशेषता है। ओके, तो वो 4 ही थे तत्व और ये थोड़े ज़्यादा हैं, ये 6-7 हैं। तो सामग्री के अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल के अनुकूल, थोड़ा सा लिख दूँ, अनुकूल। ओके, और क्या बात करते हैं, और एक आपकी रुचि का होता है कि डिजाइन जो है व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की रुचि के अनुकूल। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, आपने उसके लिए कोई कपड़ा लिया, वो कितना भी सुंदर लग रहा है, लेकिन बच्चे ने देखते ही ये कह दिया कि नहीं मम्मी ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप नोटिस करना, और मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए कोई कपड़ा मुझे अच्छा लगा पहले, अब तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे पता है जब बच्चा पहनेगा ही नहीं, पर शुरू में जब पहला बच्चा आता है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैंने उसको बोल के ले लिया, नहीं बेटा पहनोगी, बहुत अच्छी लगोगी, ये वो घर ले आई। लेकिन वो जब भी उसे पहनाती थी तो कुछ ना कुछ वो उसमें कि नहीं ये मतलब मुझे चुभ रहा है, ये खुजली हो रही है, कुछ भी करके वो कपड़ा वो उसने प्रॉपर कभी नहीं पहना। जो 1 ही 2 बार ऐसी चांस पड़े, वो नए के नए ही रखे रह गए, कुछ ना कुछ वो लॉजिक दे देती थी। तो वो क्या था, क्योंकि उसकी रुचि के अनुकूल नहीं था। ठीक है, तो वो उस डिजाइन को उसने नहीं पहना। तो हमेशा डिजाइन जो होनी चाहिए व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सामग्री के अनुकूल और व्यक्ति की रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। बकाया तो और सारे लिखे ही हुए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 एक्स्ट्रा होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 88 डैश डिजाइन में सुंदरता, कलात्मकता एवं आकर्षण पर बहुत बल दिया जाता है। डैश डिजाइन में सुंदरता, कलात्मकता एवं आकर्षण पर बहुत बल दिया जाता है। सूक्ष्म डिजाइन में, सजावटी डिजाइन में, या फिर रचनात्मक डिजाइन में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो सुंदरता, कलात्मकता एवं आकर्षण जैसे जब भी शब्द मिलेंगे तो आप किस पर आंसर लगाओगे, तो वो आप लगाओगे सजावटी में। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म में तो व्यक्ति स्वतंत्र है, उसका मन है जो भी बनाए, वो अगर आपकी नज़रों को ना भी सुंदर लगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो अच्छा लगा उसने बना दिया। सूक्ष्म में क्या है, वो स्वतंत्र है। रचनात्मक में तो बस स्ट्रक्चर होता है बस। ठीक है, आपके काम के लिए उपयोगी होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सजावटी में हम सुंदरता, कलात्मकता, आकर्षण, ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 89। अच्छा ये बताओ, अब डिजाइन से कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा? हमें तो नहीं लगता गलत होगा। आवश्यकता से अधिक सजावट अपव्यय है किस चीज़ का? धन का, समय का, ऊर्जा का, या उपयुक्त सभी का? तो जब भी हम आवश्यकता से अधिक सजावट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समय थोड़ा ज़्यादा देंगे। भाई जो अच्छी वाली सजावट हो गई थी उसके बाद भी आप करे जा रहे हो, तो इसका मतलब समय तो दे ही रहे हो, तो समय का भी बर्बादी होगा। और जो आप एक्स्ट्रा सामान फालतू में लगा रहे हो वो पैसों से ही आया होगा, तो धन का भी अपव्यय होगा। और आप जो इतना समय दे रहे हो तो समय जब आप दे रहे हो तो आपकी ऊर्जा भी तो लग रही होगी ना। तो यहाँ पर ये भी सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। जब भी आवश्यकता से अधिक सजावट होगी तो इन सभी चीज़ों का क्या होगा बेटा, अपव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 90। सजावट करते समय निम्नलिखित में से वह तत्व जिसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। जब भी सजावट की जाए तो हमें इनमें से कौन से तत्व से बचना चाहिए? सजावट पृष्ठभूमि के अनुसार तथा एक सीमा में होनी चाहिए। ठीक है, सजावट में पुनरावृत्ति करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, डिजाइन में परिवर्तन फेरबदल करते रहना चाहिए। सजावट वस्तु, स्थान तथा पदार्थ के अनुसार की जानी चाहिए। तो अभी हमने जस्ट समझो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन लग रहा है। सजावट की जो पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, पृष्ठभूमि के अनुसार और हमेशा एक सीमा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सजावट में पुनरावृत्ति जो है उससे क्या कहते हैं, बचना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक कमरे का डेकोरेशन मान लो स्लेटी थीम रखा है आपने कमरे का, कि इस कमरे के हमारा जो बेड शीट होगा वो भी स्लेटी होगा, कॉटन्स भी होंगे, मतलब एक कुछ कोड बनाया है आपने, जो हम ये नहीं कह रहे पूरा काला काला स्लेटी दिखे, लेकिन शेड आते हैं कुछ कि लाइट्स स्लेटी और डार्क स्लेटी करके हमने एक कॉम्बिनेशन दिया। ठीक है, लेकिन हमने सोचा हर कमरे का वही कर दे तो वो कितना बकवास लगेगा, क्योंकि स्लेटी कलर वैसे भी आंखों को हर किसी को भाता नहीं है। ठीक है, वहाँ पर भाता है कि कहीं आपने थोड़ा अच्छा कर लिया, खूब चमक दमक वाला कर दिया, तो कहीं पर थोड़ा ऐसा कलर डाल दो जो जब आप हमेशा चकाचौंध से बोर हो जाओ तो थोड़ा शांति में पहुंच जाओ। ठीक है, तब तो सही स्लेटी। लेकिन आपने सोचा कि एक कमरे में अच्छा लगा तो आपने जितने कमरे थे सब में एक ही डेकोरेशन कर दी सजावटी, तो वो पुनरावृत्ति क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं। तो पुनरावृत्ति से सजावट में क्या होना है, बचना है, इसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ठीक है, बकाया फेरबदल
करने से तो डेकोरेशन अच्छी लगती है। आप अपने रूम को ही रोज़ चीज़ें इधर उधर करके हफ्ते में या महीने में एक बार ये काम करके देखना, आपका कमरा हमेशा थोड़ा अलग लुक देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 91, रचनात्मक डिजाइन में डैश वस्तु की उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है। डिजाइन सादा सरल एवं कम आकर्षक होता है। सी है सादगी के साथ ही मौलिक एवं वास्तविक होते हैं। डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पर बात हो रही है रचनात्मक डिजाइन की, सजावटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो वस्तु की उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है। डिजाइन सादा सरल एवं कम आकर्षक होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये रचना है ना, तो इसमें एक सादा सरल सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है कपड़े का। ठीक है, सादगी के साथ मौलिक एवं वास्तविक होते हैं, ये भी बात सही है। बिल्कुल डी ऑप्शन से, क्योंकि एक सादा सिंपल आप सूट बांध सकते हो जिसमें सादगी है, मौलिक है, वास्तविक है, लेकिन कोई डिजाइन फालतू की बनी हुई नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी कढ़ाई बुनाई नहीं है। ठीक है, जितनी होनी चाहिए उतनी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है 92, डिजाइन बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है। वस्तु का, स्थान का, पदार्थ का, उपयुक्त सभी का। तो जब भी डिजाइन बनाई जाए तो इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक है। आपके शायद मुझे नहीं लगता आप डिजाइन से कोई क्वेश्चन गलत होंगे, क्या लगता है आपको तो बताइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्वेश्चन है 93, पुनः सजावट करने से वस्तु निम्न नहीं लगती, भद्दी व बेजान, अनाकर्षक, प्राणहीन या सौंदर्यात्मक। तो जब आप पुनः सजावट करते हो किसी वस्तु पर, मतलब पुनः का मतलब क्या हुआ कि पहले से वो सजी हुई है, अब आपने पुनः उस पर सजावट कर दी, मतलब दोबारा उसी को सजा दिया, एक सजी हुई चीज़ को आपने दोबारा सजा दिया, तो वो भैया वाकई भद्दी और बेजान लगेगी, वो सही थी, अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि पहले से सजी हुई चीज़ थी, अच्छी नहीं लग रही थी तो उसको सजा दिया, तब तो वो अच्छी लग सकती है भाई, अच्छी नहीं लग रही थी दोबारा से अच्छे से सजा दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं दिया। यहाँ पे सीधे ये कहा है कि पुनः सजावट करने से वस्तु निम्न नहीं लगती, मतलब सजी हुई वस्तु को आपने पुनः दोबारा सजा दिया तो वो कैसी नहीं लगेगी, भद्दी व बेजान बिल्कुल लगेगी, अनाकर्षक लगेगी क्योंकि वो सजी हुई थी पहले से, प्राणहीन भी लगेगी लेकिन सुंदर नहीं लगेगी वो। ठीक है, तो ये नहीं लगेगी, और सारी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि एक सजी हुई चीज़ को आपने दोबारा सजाया। जैसे आपकी दुल्हन है, ब्राइड है, ब्राइडल मेकअप होता है, तो कभी कभी आप नोटिस करते हो कोई पार्लर वाली है मेकअप गड़बड़ भी कर देती है, तो फिर उसको सही करना थोड़ा, आप चाहो भी उसे उतना अच्छे से कर दो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जैसा भी था उसको सजा दिया है, अब आप उसके दोबारा फिर से लिपा पोती करोगे तो वो और बेकार लगने लगेगी। ठीक है, या तो फिर आपको बिल्कुल अच्छे से उसका बाल, क्योंकि आजकल तो बालों में वो इतना बड़ा स्प्रे वगैरह इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि वो बिना वॉश किए छूटता ही नहीं है। अब आपने उसी बाल के किए भाई जूड़ा नहीं अच्छा लगा, दुल्हन का खोल दिया तो वो और घोंसला बन जाएगा। ठीक है, या तो आप उसे दोबारा पूरा नहलाओ, अब इतना तो समय होता नहीं है, लास्ट समय में दुल्हन तैयार होकर आती है कि दोबारा उसके नहला के फिर तैयार किया जाए। ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, फिर कहते हैं अब जैसी भी है ऐसी ही स्टेज पर ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कोई डिजाइन पहले से आपने बना रखी है, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, और करोगे तो वो बेकार ही लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर डिजाइन बनाने के लिए निम्न से अधिक रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या 6 से 8, कुछ भी कर लो यहाँ पर। ठीक है, 6 से 7 या 6 से 8। तो यहाँ पर सुंदर डिजाइन जब भी बनाना हो तो 3 से 4 रंगों का प्रयोग जो है सही माना जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है कि 3 से ज़्यादा रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है 95, डैश को ऊर्जा, उन्नति, प्रगति, विकास, प्रसन्नता, हल्केपन, ज्ञान एवं आनंद का पर्याय माना जाता है। इनमें से ऐसा क्या है जिसको ऊर्जा, उन्नति, प्रगति, विकास, प्रसन्नता, हल्केपन, ज्ञान एवं आनंद का पर्याय माना जाता है? पुष्प कला को, कला के तत्व को, कला के सिद्धांत को, या प्रकाश व्यवस्था को? तो प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा, देखो पुष्प कला से मतलब अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है, सुंदरता होती है, वो बात सही है, लेकिन क्या प्रकाश से ज़्यादा ऊर्जा आपको मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना। कला के तत्वों से क्या आपको हर तत्व, मान लो आपने ये रेखा खींच दी, ये कला का तत्व है रेखा, ठीक है, तो क्या इससे आपको कोई ऊर्जा मिल रही है? नहीं मिल रही। समझने के लिए एक चीज़, मतलब वैसे तो आप जानते हो इन सभी चीज़ों की विशेषता है कोई ना कोई, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो प्रकाश व्यवस्था दी है तो इसके जो लिखा हुआ है उस हिसाब से ये ज़्यादा सही है। ठीक है, डैश को ऊर्जा, प्रगति, विकास, प्रसन्नता, हल्केपन, ज्ञान एवं आनंद का पर्याय माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने कितनी भी सुंदर डेकोरेशन कर रखी हो, कला के तत्वों का सबका ध्यान रखा, पुष्प कला का सबका ध्यान रखा, लेकिन वहाँ अंधेरा छा जाए, लाइट ही ना हो, तो क्या वो सुंदरता दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या है? डी ऑप्शन। ओके, तो प्रकाश व्यवस्था के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। क्वेश्चन यहाँ पर 96, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? चंद्रमा है, तारे हैं, सूरज है, कृत्रिम लाइट व्यवस्था है? तो
प्रकाश की स्रोत सभी हैं। आप कहोगे चंद्रमा कैसे हो गया, तारे कैसे हो गए, तो रात में निकलते हैं। रात में भी आप जानते हो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको रोशनी दिखती है, आप छत पर आते हो, जब भी घर से बाहर निकल के आते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको बिल्कुल कतई कुछ दिखता ही नहीं है, थोड़ा बहुत दिखता है ना, आप चल तो सकते हो। तो ये क्या है, चंद्रमा और तारों की रोशनी। जैसे बंद कमरा है आपका, रूम जो होते हैं उनमें सारी लाइट, एक एक लाइट पूरे घर की बंद कर दो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। बहुत मतलब आपको पता है कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है रूम में, तो आप चल के धीरे धीरे सारे में चले तो जाओगे। लेकिन कोई नया व्यक्ति आएगा आपके घर में जिसको आपके कमरे में कुछ नहीं पता है कि बेड कहाँ पड़ा, कुर्सी कहाँ पड़ी, कुछ भी नहीं पता है, तो वो ज़रूर टकरा जाएगा, ठीक है ना, वो ज़रूर टकरा, क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं होगी। लेकिन खुले आसमान में जब आओगे तो चंद्रमा भी रोशनी देता है, तारे भी देता है, लेकिन उतनी नहीं देता जितना सूरज देता है। तो मुख्य स्रोत की यहाँ पर बात हो रही है, और कृत्रिम लाइट व्यवस्था से तो रोशनी मिलती ही मिलती है। जो मुख्य, क्योंकि स्रोत मुख्य पूछा गया है, तो मुख्य सूर्य ही है, सूरज की जितनी रोशनी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप फंस जाओ कोड में कहीं भी कुछ भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा से रोशनी नहीं मिलती है, तारे से रोशनी नहीं मिलती, मिलती इससे भी है, ठीक है, उतनी नहीं मिलती जितनी सूरज से मिलती है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन क्या था, वो सूर्य वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था, ठीक है। और एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रकाश का मुख्य स्रोत पूछा गया तो आपने कह दिया चलो सूरज है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है, जीवन, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है, तो वो भी, हालांकि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन भी है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी किससे मिल रही है, आपको पेड़ों से मिल रही है। पेड़ों के लिए भी क्या चाहिए, सूर्य की किरणें चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए। तो पृथ्वी पर जीवन, भाई माध्यम तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, इन्हीं जड़ों से पानी जाता है पेड़ों के, और सूरज की किरणें मिलती हैं, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर जीवन का आधार अगर पूछा जाए क्या है मुख्य, तो भी आप कहोगे सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का जब भी मुख्य आधार पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, सूर्य हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। ऑक्सीजन से भी पहले सूर्य यहाँ पर आंसर होगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन है 97, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, एडिशन द्वारा किया गया, वाटसन द्वारा, बॉट द्वारा, या बॉल्बी द्वारा। तो आप जानते हो एडिशन ने किया था। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एक बार पूछा गया प्रश्न है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये पूछा गया, होम साइंस में प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी में। तो एडिशन ने किया था। क्वेश्चन है 98, अत्यधिक कम प्रकाश में कार्य करने से मानव शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अत्यधिक तेज प्रकाश है, कम प्रकाश है, कम, तेज नहीं कम है, तो इनमें से कौन सी समस्या ऐसी है जो मनुष्य को नहीं होगी, बेसिकली नहीं होगी, बकाया तो कुछ भी हो सकता है, आजकल कुछ पता नहीं है, आप पता ही नहीं चलता कब लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाते हैं, ज़रा सी कम एज के लोग। दूल्हे राजा बग्घी पे बैठे बैठे ख़त्म हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी, बड़ा मतलब मेरे हस्बैंड ने दिखाई, मुझे बड़ा बुरा लगा, ठीक है। क्या मतलब बेचारा बैठा होगा सोच के, कितने उसकी पत्नी के सपने होंगे और ऐसे हादसा हो जाए शादी ही वाले दिन, तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो मतलब आजकल तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसको क्या हो गया जाए। तो आंखें एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना, मानसिक थकान होना, जी घबराना, हृदयाघात होना। तो अत्यधिक कम प्रकाश से क्या होता है, आंखें तो प्रभावित होंगी और उनकी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होंगी, मानसिक थकान भी होता है, भाई कम प्रकाश में काम करो, जी भी घबराता है। लेकिन हृदयाघात जो होता है ना, हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या होती है। तो ये नहीं हल्के प्रकाश में आपको एकदम से हार्ट अटैक किसी को भी पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा। बकाया अगर इसके अलावा इस तरीके से पूछा जाए, क्या सिर में दर्द होगा, तो कहोगे हाँ बिल्कुल होगा। बेचैनी होगी, सिर दर्द, बेचैनी, ठीक है, घबराहट, ओके, बेचैनी और अनिद्रा, ये लक्षण भी लिख लेना, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी भी लगते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। जैसे इतने ये 4 ही ऑप्शन थे, तो इनमें ये लग रहा होगा कि इनमें से पता नहीं कौन सा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर हृदयाघात जो है एकदम नहीं होता, बकाया सभी सही है। क्वेश्चन है 99, उचित प्रकाश का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, आंखों की सुरक्षा व गृह सज्जा के अवलोकन के लिए, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या फिर उपयुक्त सभी की। तो उचित प्रकाश का दैनिक जीवन में अगर महत्व पूछा जाए तो आंखों की दृष्टि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, सुरक्षा के लिए, और गृह सज्जा भी बिना प्रकाश के अच्छी नहीं लगेगी। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए भी चाहिए, और उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रकाश चाहिए। और जो भी आपको इसके अलावा भी एक ऑप्शन मिल सकता है जो मैंने नहीं
ही इसमें डाला है क्योंकि 3 ही ऑप्शन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डी ऑप्शन ऊपर एक तो सही, चौथा भी हो गया। जैसे कि अगर पूछा जाए प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाने के लिए भी जो प्रकाश, जो भी मतलब हमें कोई भी चीज़ किससे दिख रही है, प्रकाश से दिख रही है ना। प्रकृति, सबसे पहले इंसान ने पैदा होता है तो वो आसपास पहले तो प्रकृति ही होती थी, अब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के पास, तो ये चीज़ें हमें किससे दिखती हैं, वे प्रकाश में ही दिखती हैं। तो प्रकाश, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाने के लिए भी प्रकाश आवश्यक। क्वेश्चन 100 है, प्रकाश के मुख्य कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं, 4 हैं, 5 है। तो प्रकाश के मुख्य जो हैं 2 ही स्रोत होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो आपके प्राकृतिक प्रकाश होता है, प्राकृतिक प्रकाश। ये पूछा जाए प्राकृतिक प्रकाश में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहोगे सूरज, ठीक है, सूरज, तारे, अभी हमने बताया भी था आपको तारे, ठीक है, और हमने क्या बताया था, तो तीसरा चंद्रमा। ओके, तो ये आ जाएंगे आपके प्राकृतिक प्रकाश। और दूसरा कौन सा प्रकाश हो गया? दूसरा हो गया आपका कृत्रिम प्रकाश। ओके, जो एडिशन ने बल्ब बनाया, ये क्या कृत्रिम प्रकाश का उदाहरण है। हम लोग लालटेन जलाते हैं, हम लोग कैंडल जलाते हैं, आपकी सारे आपके कृत्रिम प्रकाश में ही आते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं। तो पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश, दूसरा क्या है, मतलब नेचुरल लाइट हो गई, और दूसरी कृत्रिम, जिसे हम आर्टिफिशियल लाइट कहेंगे। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं? सूरज, तारे, चंद्रमा ही आते, 3 ही ये मुख्य हैं। बकाया आपके जो कृत्रिम है उनमें तो आजकल जितनी भी तरह तरह की आपको लाइट्स दिख रही, ये सारे कृत्रिम है। इन तीनों के अलावा जो भी लाइट्स आपको दिख रही हैं वो क्या है? कृत्रिम में ही आ जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन 101 का आंसर देना है। सूरज की पराबैंगनी किरणें निम्न में से किस प्रकार रोगाणुओं को नष्ट करने में अद्भुत क्षमता एवं विलक्षण शक्ति रखती हैं? जीवाणुओं को, कीटाणुओं में, विषाणुओं को। तो जो भी आपके रोगाणु होते हैं, जो भी आपके जीवाणु, कीटाणु और विषाणु होते हैं, तो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या करती हैं? इन सभी को कहीं ना कहीं मारने का काम करती हैं, ठीक है, ओके। तभी तो हम लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है ख़राब होती है तो धूप लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके कीटाणु मर जाते हैं। और बीमार होते हैं तो हम लोग कहते हैं धूप में बैठ जाओ, जो भी हमारे बॉडी पर वायरस वगैरह होंगे वो मर जाएंगे। क्वेश्चन है 102, भवन निर्माण करते समय संवातन एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियों की, दरवाजों की, रोशनदानों की, ऊपर एक सभी की। ये प्रश्न पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि खिड़की, वो दरवाजे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो देखो, खिड़की भी होना चाहिए, दरवाजे भी होना चाहिए, रोशनदान भी होना चाहिए। एक आया था कुछ क्वेश्चन, एक खिड़की, एक दरवाजा, एक रोशनदान करके कुछ ऑप्शन आया था। तो कुछ लोग बच्चों की लग रहा था कि इसमें दरवाजे नहीं आएंगे, तो दरवाजे भी आएंगे, ठीक है। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, ये सभी जो है भवन निर्माण करते समय संवादन एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के लिए की उचित, मतलब सही आवागमन हवा का हो सके, शुद्ध वायु घर की बाहर निकल सके, और बाहर की अशुद्ध वायु घर की बाहर निकल सके, और बाहर की जो शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है, अंदर आ सके। इन सभी के लिए खिड़की, दरवाजे, रोशनदान ये सभी होने जरूरी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 103, प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है हल्के एवं प्रकाश फैलाने वाले रंगों का प्रयोग करके। बी है दरवाजे, खिड़कियों एवं रोशनदान की व्यवस्था करके। सी है धरातल को चिकना करके। डी है निम्न में से सभी। तो देखो, अगर आपको प्राकृतिक प्रकाश जो है अच्छे से चाहिए कि हमारे घर में प्राकृतिक प्रकाश अच्छे से आ सके, तो हल्के एवं प्रकाश फैलाने वाले रंगों का प्रयोग करो। मतलब हल्के रंगों से क्या होता है? रंग खूब फैल के आते हैं घर में, ठीक है। दूसरा, अभी हमने बताया दरवाजे हैं, खिड़की हैं, रोशनदान है, इनकी भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। धरातल को चिकना करके, जो आपका फर्श वगैरह है, ये सब क्या होती है, इनसे भी प्रकाश जो है परिवर्तित होता है। तो ये भी क्या होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। जितनी चिकनी होंगी उतना जल्दी ज़्यादा रोशनी आएगा, ठीक है, परावर्तित होगा। और जितना ज़्यादा खुरदरा और टेक्सचर होगा, मतलब जो भी धरातल है, फर्श वगैरह, उतना ज़्यादा प्रकाश क्या हो? अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित हो जाएगा तो अंधेरा रहेगा, और डार्क कलर से भी अंधेरा रहेगा, क्योंकि डार्क कलर रंग प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अवशोषित मतलब अंदर सोख लेते हैं, तो फिर अंधेरा लगेगा ही जब रंग आपका प्रकाश सोख लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें याद रखना। ये तो आपको, हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? आपको ये चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप कितने सही कर रहे हो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आप जो भी ये टॉपिक है, क्योंकि जब हम 125 की सीरीज सॉल्व करते हैं तब हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप इसको चेक करो। यहाँ पर मेरा क्या उद्देश्य है? आप ये सब सीख लो। यहाँ पर आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जो बता रही हूँ सब रट लो, इसे घोल के पी लो आप, ठीक है ना, पानी में घोल के पी लो, ये समझ लो, क्योंकि इनमें से ही कुछ ना कुछ ऑप्शन फंसते हैं, ठीक है। तो हमने धरातल तक बता दिया। अब सुनो और क्या क्या करना है आपको। अगर आपको प्रकाश की व्यवस्था अच्छी से चाहिए घर में, कमरे में जो सामान है,
या घर में जो सामान है उसकी मात्रा उतनी ही रखो जितनी आवश्यक है। फालतू घर में लोग कबाड़ा रखते, वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए, तब भी प्रकाश अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा सामान होगा उतना अंधेरा रहेगा घर में, ठीक है। और जो पर्दे हैं, कॉटन है, वो भी आपका घर, अगर आपके घर में डार्क कलर खूब कर रखे हैं तो आप लाइट पर्दे वगैरह लगाओ घर में, ठीक है। आपका क्योंकि कलर वैसे ही डार्क हैं आपके घर के, प्रकाश जो है अवशोषित कर लिया जाएगा, तो आप कम से कम पर्दे हैं आपके जो कर्टन वगैरह होते हैं उनको लाइट कलर का लगाना चाहिए, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं, इनके माध्यम से मतलब प्रकाश अच्छे से आपके घर में आ सकता है। ये समझ लो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है 104, वह कमरा जिसमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, रसोई घर, अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष व बैठक कक्ष, या फिर लॉन्ड्री व स्टोर रूम। तो देखो, रसोई घर में आप खाना बनाते हो, वहाँ पर भी प्रकाश की अच्छी आवश्यकता होती है। अध्ययन कक्ष, पढ़ने के लिए तो और ज़्यादा अच्छा प्रकाश चाहिए होता है, बस चौंधियाने वाला ना हो कि आंखों में चुभे, ठीक है। भोजन कक्ष एवं बैठक कक्ष में भी प्रकाश अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ड्री है, मतलब कपड़े धोने का जो स्थान है, तो यहाँ पर जो स्टोर रूम है वहाँ पर कम प्रकाश भी चल जाएगा। स्टोर रूम में भी आप कभी कभार जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कम प्रकाश चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 105, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रकाश परावर्तन की क्षमता किस रंग में अधिक होगी, ओके। तो इनमें से ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा। देखो, जब प्रकाश में कहते हैं जितने ज़्यादा रंग परावर्तित हो जाएंगे उतना ज़्यादा रोशनी आपको दिखेगी, और जितना ज़्यादा अवशोषित हो जाएंगे उतना आपको डार्क दिखेगा, ठीक है, काला दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ऐसे समझ सकते हो। तो जितना यहाँ पर परावर्तन की बात हो रही है, ठीक है, तो काला होगा, सफ़ेद होगा, लाल होगा, नीला होगा, क्या होगा भाई, हमने क्या कहा कि जितना ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा उतनी ही चीज़ आपको साफ सफ़ेद दिखेगी, ठीक है ना। जितना अवशोषित हो जाएगा उतना आपको डार्क दिखेगा, काला दिखेगा। तो यहाँ पर सफ़ेद रंग जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा यहाँ पर, आप अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद रंग कितना प्रतिशत प्रकाश के रंग को परावर्तित करने की क्षमता रखता है, तो 85% तक ये रंग को परावर्तित कर देता है, ठीक है ना। इतनी पावर होती है इसमें, और तभी आपको प्रकाश खूब दिखता है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 106, सबसे अधिक तथा सॉरी डैश है यहाँ पर, जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो जो डैश सबसे अधिक तथा डैश सबसे कम प्रकाश परावर्तन करते हैं, फर्श, छत, छत फर्श, दीवार छत, फर्श दीवार। तो यहाँ पर आपको इनमें से बताना है, दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक ये, 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 ठीक है। अब इन दोनों में एक एक भरना है। क्या भरोगे आप, देखो क्या होगा आंसर। यहाँ पर जो छत होती है वो, ठीक है, छत सबसे अधिक, यहाँ पर छत आएगा, छत सबसे अधिक तथा फर्श सबसे कम प्रकाश परावर्तित करते हैं। मतलब छत से सबसे अधिक आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, फर्श से सबसे कम होता है। तो छत को हम कह सकते हैं लाइट कलर का रखना चाहिए, जिससे और अच्छे से प्रकाश का परावर्तन हो। अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको लाइटिंग की व्यवस्था है, मान लो आपका घर ही खूब खुले में है और वहाँ पर खूब धूप वैसे ही आपको आ रही है, तो क्या है, यहाँ पर आपको फर्श जो है वैसा रखना चाहिए जो आपका प्रकाश को कम मतलब परावर्तित करे, नहीं तो फिर चकाचौंध पैदा हो जाएगी, तो आपको आंखों के लिए नुकसानदायक हो जाएगी वो चकाचौंध। तो ये कंडीशन के ऊपर होता है, हर घर के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती। उन घरों के लिए जहाँ पर रोशनी कम आती है तो उन्हें क्या करना है, छत सबसे अधिक तथा फर्श सबसे कम प्रकाश को परावर्तित करती है। तो मतलब छत जो है आपको कम से कम कैसी होनी चाहिए, लाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी एरिया में कैसा मौसम रहता है, मतलब खूब धूप वगैरह रहती है, खूब धूप आती है घर में, खूब रोशनी आती है, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें खुरदरा रखना चाहिए थोड़ा, जिससे क्या है आपको प्रकाश जब टकराए तो पूरा नहीं अवशोषित हो जाए अच्छे से, ठीक है, मतलब थोड़ा पूरा नहीं परावर्तित हो जाए, अवशोषित हो जाए कुछ, जिससे आपके घर में थोड़ी कम रोशनी आए, आपकी आंखें खराब ना हो, ठीक है। और आंखें ही खराब नहीं होती, चिड़चिड़ाहट, देखो कम रोशनी में भी चिड़चिड़ाहट पैदा होगी और अधिक रोशनी में भी चिड़चिड़ाहट जो है पैदा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा, छत सबसे अधिक तथा फर्श जो है सबसे कम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 107, दीवार कितना प्रतिशत प्रकाश का परावर्तन करती है। दीवार है, ठीक है, दीवार जो है कितना प्रतिशत प्रकाश का परावर्तन करती है, 65 to 80%, 10 से मतलब यहाँ पर 10 to 20%, 35 to 55% या फिर 85%। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, ये चारों रेशियो किसी ना किसी काम के हैं आपके। जैसे कि हमने बताया दीवार का कितना प्रतिशत जो है प्रकाश परावर्तन होता है, तो वो आपका होता है 35 to 55%। यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन से हो गया, ठीक है। अब 65 to 80% किसकी क्षमता है प्रकाश को परावर्तित कर पाने की, ये परावर्तन की बात चल रही है। अवशोषण में काली दिखेगी चीज़, परावर्तन में चीज़ अच्छी साफ दिखेगी, सफ़ेद दिखेगी, रोशनी ज़्यादा होगी, ये समझो। तो ये होती, सॉरी उल्टा लिख दिया, छत का, ठीक है, छत का परावर्तन जब
छत जो होता है प्रकाश का कितना परावर्तन करता है, क्योंकि ये ज़्यादा करता है ना, तो ये 65 to 80% करता है। और जो दीवार है वो मध्यम करती है, ठीक है, छत से कम करती है और फर्श से ज़्यादा करती है। तो जो ये तभी आपको 35 से 50 दिख रहा है ना। और जो 10 से 20% की बात हो रही है, ये कौन करता है, तो ये आपका फर्श करता है, ठीक है, फर्श करता है। और जो 85% अभी हमने आपको बताया था सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन करता है 85%, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सफ़ेद रंग का हो गया, 10 से 20% आपके दीवार का हो गया, ठीक है, सॉरी 35 से 55% आपका दीवार का हो गया, और 10 से 20% आपके किसका हो गया, फर्श का हो गया, और छत का कितना हो गया आपका, छत का 65 to 80%। ये रेशियो पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन है 108, निम्नलिखित में से सबसे कम परावर्तन क्षमता किस रंग की होती है, गाढ़े रंग की, गाढ़ा नीला रंग की, या फिर लाल रंग की, या फिर भूरे रंग की। तो सबसे कम परावर्तन क्षमता पूछी जा रही है, तो डार्क रंग की आप जानते हो परावर्तन क्षमता कम होती है। ओके, तो डार्क में भी अगर यहाँ पर भी पूछा जाए तो किसकी, तो बहुत ही गाढ़े हरे रंग की, ठीक है, क्योंकि नीला रंग जो होता है ना ठंडा माना जाता है, तो ठंडा रंग जो होता है वो हर तरफ से इंसान को सुकून भी देता है, तो इस वजह से हम जो है गाढ़ा रंग जो है इसमें आंसर सही है। जो परावर्तन क्षमता गाढ़े हरे रंग की होती है वो 7% होती है। अच्छा, ज़्यादा अंतर नहीं है, नीला का 8% होता है, ठीक है, परावर्तन 8% होता है। जो लाल है इसका कितना परसेंट होता है, 13% होता है, और जो भूरा है वो उसका 30%, सबसे ज़्यादा इसका हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे कम परावर्तन किसका होगा, यहाँ पर गाढ़े रंग का। सबसे ज़्यादा तो सफ़ेद रंग का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग का होता है परावर्तन, उसके बाद छत का होता है, उसके बाद दीवार का होता है, ठीक है, उसके बाद आपके जैसे आपके रंग आ गए उनका होता है। तो रंग में हर रंग का अलग अलग परावर्तन होता है, ये तो आपको आप समझ ही गए होगे, ठीक है ना। गाढ़े रंग का ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि वो अवशोषित ज़्यादा होते हैं इसलिए। क्वेश्चन है 109, और जो हल्के रंग है उनका परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। सफ़ेद रंग सबसे हल्का है तो उसका परावर्तन 85% है। क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अंधेरे कमरे को प्रकाशमान बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हल्का हरा, भूरा पीला, नीला सफ़ेद, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा अंधेरे कमरे में, अंधेरा कमरा है, जो कुछ कमरे होते हैं ना जहाँ पर रोशनी कम जाती है, तो वो अंधेरे कमरे कहलाते हैं। खासतौर से पहले के समय में लोग क्या होता था, स्टोर रूम जो है पीछे की तरफ बनवाते थे, तो उनमें कम रोशनी जाती थी, ठीक है ना, तो वो अंधेरे कमरे के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकाशमान बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, मान लो कोई अंधेरा कमरा है, उसमें आपको रोशनी चाहिए, तो इनमें से कौन सा जो है रंग सबसे अच्छा रहेगा, हल्का हरा सही रहेगा, भूरा पीला सही रहेगा, नीला सफ़ेद सही रहेगा, या फिर यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी जो है सही रहेंगे, ठीक है, सभी रंग ये यहाँ पर जो है सही है, क्योंकि ये हल्के कलर है ना, हल्का रंग है, हल्का है, भूरा पीला भी हल्का रंग है, नीला सफ़ेद भी नॉर्मल रंग में, सफ़ेद तो पूरा ही यहाँ पे 85% परावर्तन करता है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर सभी सही, क्योंकि हल्का हरा की बात हो रही है, यहाँ पर गाढ़े हरे की बात नहीं हो रही। गाढ़ा हरा तो और अंधेरा पैदा कर देगा, लेकिन यहाँ पर सारे हल्के रंग है ये, तो इन सभी को आप अंधेरे वाले कमरे में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर रोशनी अगर ज़्यादा आ रही हो तो वहाँ पर आपको इसका उल्टा कर देना, डार्क रंग प्रयोग करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है 110 मतलब सॉरी 110, 110 नहीं 110, आइवरी। ए ऑप्शन है आबरी बताना है क्वेश्चन मार्क के कि ये है क्या, पके आड़ू का हल्का लाल रंग, ठीक है, बी है जड़ों से प्राप्त रंग, सी है हाथी दांत का रंग, या डी है उपयुक्त सभी। आइवरी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये भी प्रकाश परावर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, ये भी काफ़ी प्रकाश परावर्तन करता है। प्रकाश परावर्तन ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो, ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन इसका भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन में है, और ये प्रकाश वाले लेसन से ही उठाया, कहीं बाहर से नहीं लाई हूँ, ठीक है। तो आइवरी क्या है अगर पूछा जाए, आइवरी को अगर हम कहें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो कभी कभी हो सकता है गड़बड़ हो सेंटेंस, तो इंग्लिश याद रखो, आइवरी ऐसे लिखा जाएगा। तो आइवरी जो होता है हाथी दांत का जो रंग होता है इसको कहते हैं, और जो हाथी दांत का रंग होता है ये भी प्रकाश परावर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। मतलब यहाँ पर ये मतलब है कि आप कोई डिज़ाइन डालते हो अंधेरे वाले कमरे में, तो वो हाथी दांत की बनी हुई डाल सकते हो, ये भी काफ़ी प्रकाश का परावर्तन करती है, ठीक है। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो अपने घर की सजावट में, ओके, इस रंग की चीज़ें भी लगा सकते हो, ओके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही है। तो अब ये प्रश्न थे 110 मतलब यहाँ पर 35 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। 35 क्वेश्चन है, क्लास आपको देख रहे हो आधे घंटे से ऊपर चली गई, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट जब समझोगे तो समय लगेगा। और आपको बता दें प्रकाश व्यवस्था के क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। होली के त्यौहार में हमें समय ज़्यादा मिल नहीं रहा था, हम भी बहुत थक रहे थे, पूरा दिन सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, और उसके बाद हम पूरा दिन लगे रहते हैं। और इस समय मैं क्लास किस टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको दिखा देती हूँ टाइमिंग, रात के, सॉरी टाइम नहीं, हाँ 12
12:33 हो रहा है, मतलब आप समझिए मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ और 12:33 हो रहा है। मैंने दोपहर में क्वेश्चन भी बनाए, थोड़े कल बनाए, थोड़े आज, तब जाकर ये क्लास में बना पाई हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हाउसवाइफ महान होती है, वो सब कर लेती है जो भी चाहे। ठीक है, बस अभी एक्स्ट्रा पढ़ाई हमारी भी नहीं हो पा रही, इतनी ही पढ़ाई हो रही है जितना आपको आज पढ़ाया है हमने, इसके बाद हम भी कुछ नहीं पढ़ पा रहे। तो क्योंकि ये जो होते हैं ना त्यौहार, ये कभी कभार आते हैं, साल में एक बार आते हैं, और बहुत कुछ ना भी करो तो भी बहुत कुछ करना पड़ता है। कितना भी सोच लो कि एग्ज़ाम में नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लास्ट तक फिर यही लगता है कि किस किस को आप बताओगे हमने एग्ज़ाम था इसलिए हमने कुछ नहीं करा। भाई गेस्ट तो आएंगे, भाई होली पे दिवाली में तो गेस्ट आते ही हैं, तो क्या मैं हर किसी को ये बताऊंगी मैंने इसलिए नहीं करा, इसलिए मैंने फिर सभी करा जो भी कर सकती थी। ठीक है, तो उनके वेलकम के लिए तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों को, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।